नमस्कार बच्चों, यह मेरा विशेषण पर दूसरा वीडियो है। जो विशेषण के उपप्रकार मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसके पहले मैं विशेषण के उपप्रकार पर पहला वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो में हमने चर्चा की है कि विशेषण क्या होते हैं, उसका एक पूर्व अध्ययन कराया गया है आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। और जो इसके मुख्य प्रकार होते हैं 4 प्रकार, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो उसमें जो उनके जो उसमें गुणवाचक विशेषण होता है उसके कोई प्रकार नहीं होते हैं। गुणवाचक विशेषण का कोई उपभेद नहीं होता है, अन्य तीनों प्रकारों के उपभेद होते हैं। तो हमने पहले वीडियो में सार्वनामिक विशेषण के जो उपभेद हैं उनकी चर्चा की है उस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम अन्य 2 प्रकार के जो उपप्रकार हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ बच्चों की जो सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के जो 2 उपभेद होते हैं वो होते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं बच्चों, जिसमें कि जब हम सर्वनाम शब्दों को उसके रूप परिवर्तन किए बिना उसके मूल रूप में ही रखते हैं। किसी भी संज्ञा शब्दों के पहले जब हम सर्वनाम शब्दों को उसके मूल रूप में ही रखते हैं बिना किसी रूपांतर के, बिना किसी उसके रूप परिवर्तन के, तो वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह, वह, तुम, कौन, ठीक है, जो इस तरह से शब्द होते हैं। और जब इनका रूप परिवर्तन कर देते हैं, जैसे कि ऐसा, वैसा, जैसा, इतना, उतना, किस, जो भी ऐसे शब्द होते हैं, मुझसा, तुमसा, तो वो आपके सभी किस में जाएंगे, आपके यौगिक सार्वनामिक विशेषण शब्दों में जाएंगे। जब कभी आप संज्ञा शब्दों के पहले ऐसे शब्दों को रखते हैं तो आप बहुत आसानी से इसे समझ जाएंगे। उसकी चर्चा मैंने उसमें की है, आप उसे भी देखिएगा, बहुत अच्छे से आप उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में बच्चों हम चर्चा करेंगे कि जो तीसरा प्रकार है विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण, उसके जो उप प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर मैंने निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो उप प्रकार हैं उसका एक चार्ट बनाया हुआ है। तो पहले आप ये समझिए कि संख्यावाचक विशेषण होते क्या हैं। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण ऐसे शब्दों को कहा जाता है जब ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसकी संख्या या क्रम का बोध कराते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये संख्यावाचक विशेषण शब्द 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से हमें किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की निश्चितता का बोध होता है, निश्चित संख्या व निश्चित क्रम का बोध होता है, तो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आप संख्यावाचक विशेषण भी समझ गए और निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी समझ गए। अब इसके चलिए प्रकारों को समझते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पुनः 5 प्रकार होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं आइए समझिए इसे। गणनावाचक विशेषण, पहला क्या है, गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण से तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जब हम किसी वस्तु व्यक्ति की क्या गिनती करते हैं, ठीक है, जब हम उनकी गिनती करते हैं तो किस माध्यम से करते हैं, पूर्णांक या अपूर्णांक। इसके 2 उपभेद हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। जब हम पूर्णांक की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत गिनती ऐसे 1, 2, 3, 4, 100, 1000 जो इस तरह से शब्द होते हैं ना, वो सभी पूर्णांक में जाएंगे। और जब अपूर्णांक से तात्पर्य होता है ऐसे जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु या चीज़ों का जब कोई भाग से निर्धारण करते हैं। ठीक है, जब हम उनका किसी भाग से निर्धारण करते हैं, जैसे फ्रैक्शन आपने पढ़ा है ना कि इसका आधा भाग, इसका सवा भाग, इसका पौना भाग, इसका 1.5 भाग, इसका 2.5 भाग, जो ऐसे शब्द आते हैं वो सभी किस में जाएंगे, अपूर्णांक वाले शब्दों में जाएंगे। ठीक है, अपूर्णांक विशेषण शब्दों में जाएंगे। यहाँ जो पूर्णांक शब्द है इसे आप 2 रूपों में लिख सकते हैं, शब्दों में और अंकों में। शब्दों में लिखेंगे तो इस तरह से 7, 1000 जो आपको दिख रहा है शब्दों में आपको लिखना आता है, और ये अंकों में ऐसे अंकों में लिखा जाएगा। ठीक है, अपूर्णांक भी आप समझ गए बच्चों, जब हम इसका किसी भाग से निर्धारण करते हैं तो ये अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण शब्द होते हैं। दूसरा है क्रमवाचक विशेषण शब्द। क्रमवाचक विशेषण शब्दों में क्या होता है, इसके हम नंबर को बताते हैं कि ये किस नंबर पे है, किस क्रम में है, इनका चरण क्या है, पहला चरण, दूसरा चरण जो भी होता है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 50वां, 26वां, 25वां, कुछ भी ऐसे जो शब्द आते हैं वो सभी क्रमवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। तीसरा है आवृत्तिवाचक विशेषण शब्द। आवृत्तिवाचक विशेषण शब्द के अंतर्गत कैसे शब्द रखे जाते हैं, जिसमें कि आप प्रायः इसमें देखेंगे ऊना, हरा, या इस तरह से जो शब्द ए जो होता है ना, जो ए की मात्रा वाले शब्द या ऊना, हरा, जो ऐसे शब्द रखे जाते हैं वो आवृत्तिवाचक के अंतर्गत रखे जाते हैं। आवृत्ति का अर्थात क्या होता है,
रिपीटेशन, रिपीटेशन जब किसी चीज़ की आवृत्ति होती है, बार बार उसकी उसकी गिनती होती है, तो उसे क्या कहते हैं? दूना, चौगुना, 10 गुना, 100 गुना, अट्ठे सत्ते छक दोहरा। जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो अट्ठे सत्ते ऐसा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी शब्द भी किस में आते हैं? आवृत्तिवाचक शब्दों में आते हैं, आवृत्तिवाचक विशेषण शब्दों में आते हैं। तो यहाँ भी आप इन शब्दों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। चौथा प्रकार है समुदायवाचक। समुदायवाचक विशेषण शब्दों में ऐसे शब्द आते हैं बच्चों जिसमें कि आप एक से अधिक चीज़ों को रखते हैं। यहाँ पर एक शब्द की बात नहीं हो रही है, एक संज्ञा या एक संज्ञा शब्दों की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्द यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक से अधिक संज्ञा सर्वनाम शब्दों का बोध होता है, इसलिए ये समुदाय होता है, समूह हो जाता है। तो समुदायवाचक विशेषण शब्दों में कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है? दोनों, तीनों, पाँचों, आठों, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक बोधक, इसका पांचवा प्रकार क्या है? प्रत्येक बोधक विशेषण शब्द। प्रत्येक बोधक में क्या होता है कि आपको सबको इक्वल जो अब आप किसी के भाग का निर्धारण करते हैं ना, बराबर बराबर भाग का निर्धारण करते हैं, तो वहाँ पर आप प्रत्येक बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सवा सवा, किसी को अगर कुछ देना है तो आप सवा सवा, इस तरह से जब आप किसी को प्रत्येक में बराबर बराबर का बोध कराते हैं तो सवा सवा, दो दो, ढाई ढाई, और प्रत्येक चूँकि स्वयं में भी एक अपने आप में शब्द है, तो यह प्रत्येक शब्द भी एक विशेषण शब्द में ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 उपभेद हैं, उसके आप उदाहरण देखिए और समझ लीजिए अच्छे से, इसे याद भी कर लीजिए, ताकि कभी अगर ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में कि ऐसे शब्दों के बाद अगर कोई संज्ञा शब्द रखे जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये किस प्रकार का विशेषण शब्द है, आवृत्ति है, क्रम है, समुदाय है, प्रत्येक है या गणनावाचक विशेषण शब्द है, तो आपको जब ऐसे आप शब्दों का पहचान अच्छे से हो जाएगा तो आप उनके आंसर भी अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों आप अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो इस अभी आपने देखा बच्चों कि संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। अब हम समझते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए बच्चों, अब अनिश्चित संख्यावाचक के बात करते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें किसी निश्चित संख्या या क्रम का बोध नहीं होता है, हम इसमें अनिश्चित होते हैं किसी संख्या या क्रम को लेकर। ठीक है, तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो कि हमें ये अनिश्चित संख्यावाचक शब्दों को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कुछ, कई, बहुत, कम, सभी, ज़्यादा, अनेक, थोड़े, ऐसे कुछ शब्द होते हैं बच्चों जिससे कि आप अच्छे से आसानी से समझ जाते हैं कि ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है, इसको आपको बिल्कुल समझना है, क्योंकि यही सारे शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द के लिए भी प्रयोग होते हैं। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द के लिए भी ऐसे ये सभी शब्द प्रयोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंस केवल इतना रहता है बच्चों कि संख्यावाचक में आप जिन शब्दों को गिन सकते हैं, जिन चीज़ों को गिन सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों को, जिन सर्वनाम शब्दों को गिन सकते हैं, ठीक है, गिनती की जा सकती है, जिनकी गणना की जा सकती है, ऐसे शब्द संख्यावाचक में आते हैं। और जिनकी नापतोल की जाती है, जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, ऐसे शब्द परिमाणवाचक में जाते हैं। तो आपको केवल संज्ञा शब्दों को ही समझना है कि वैसे संज्ञा शब्द जिनको कि हम गिन नहीं सकते तो वो परिमाणवाचक में चले जाएंगे, और जिन्हें हम गिन सकते हैं, की गणना कर सकते हैं, तो वो संख्यावाचक विशेषण शब्द में आ जाएंगे। अब चूंकि अभी हम संख्यावाचक विशेषण शब्द पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये शब्द हैं, कई, बहुत, कम, सभी, ज़्यादा, अनेक, थोड़े, अब इनसे कुछ वाक्यांश देख लीजिए। जैसे अनेक फूल, अब अनेक फूल चूंकि गणनावाचक शब्द है, आप इसे गिन सकते हैं फूलों को, तो इसलिए यहाँ पर ये फूल को आपको, ये फूल क्या है, ये अनेक फूल क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। अनेक, यहाँ पे फूलों की जो संख्या निश्चित नहीं है, अनेक फूल, एक से अधिक फूल। कई पेड़ भी यहाँ पे आप गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कई पेड़ की बात की जा रही है, कोई नंबर यहाँ पे कोई भी इसका अंक निर्धारण नहीं है कि कितने पेड़ों की बात की जा रही है। कम लोग, अब लोग एक समूह है, यहाँ पे व्यक्तियों का समूह है, तो ऐसे लोगों को लोग कहते हैं, ये संज्ञा शब्द है। और यहाँ भी गिन सकते हैं आप व्यक्तियों के समूह को, लेकिन ये कितने हैं, कम हैं, थोड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप कुछ समझ नहीं सकते कि एक्चुअल में इनके नंबर की बात नहीं की जा रही है।
कुछ फल, अब यहाँ पे फलों को भी आप गिन सकते हैं, लेकिन फल भी एक मात्राओं में नहीं दर्शाए जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इनकी गिनती की गणना की बात अंकों से इसे निर्धारित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, कि कितने फलों की बात हो रही है। तो इस तरह से आप आसानी से समझ लेते हैं बच्चों कि ऐसे जो वाक्यांश होते हैं जिनके आगे हमें जो संज्ञा शब्द गणना युक्त होते हैं, जिन्हें हम गिन लेते हैं, और इनके आगे जब ऐसे शब्द आते हैं जो कि अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चित होते हैं, तो यहाँ पे आप अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द समझते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ खास आपको शब्द बता रही हूँ जो कि पूर्णांक होते हैं। क्लियर, आपने इसके पहले पढ़ा है कि जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसमें एक जो इनके उप प्रकार हैं उनमें गणनावाचक विशेषण शब्द होते हैं, और गणनावाचक विशेषण शब्द के जो उपभेद होते हैं वो पूर्णांक और अपूर्णांक होते हैं। तो वैसे ही कुछ जो एक शब्द होते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए एक और दूसरा। ठीक है, ये जो ऐसे ये दो शब्द हैं ये कुछ कन्फ्यूज़न आपको सामने कर सकते हैं, आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो एक है, ये एक यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक का बोध नहीं करा रहा है, यहाँ पर जो एक है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध करा रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है वो समझिए आप, कि एक दिन ऐसा हुआ। अब एक दिन से यहाँ पे आप किसी एक विशेष दिन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका अनुमान लगा रहे हैं, एक दिन, किसी दिन ऐसा हुआ बताया जा रहा है आपको। ठीक है, तो आप किसी एक दिन किसी एक निश्चित दिन का यहाँ बोध नहीं कर रहे हैं, निश्चित दिन का यहाँ पर आप नहीं बता रहे हैं। एक सा कद, अब यहाँ पे आप तो लगभग यहाँ पे लगभग का यहाँ पे संकेत मिल रहा है कि यहाँ पे दो लोगों के बीच तुलना जैसे दिखाई जाती है, तो एक सा कद। ठीक है, तो उनमें समानता ऐसे दिखाई जा रही है, तो वहाँ पे बिल्कुल कितना दोनों में समानता है वह निश्चित नहीं बताया जा रहा है, बल्कि एक समान सा एक दोनों का ऐसा जो मिलान है वो समझा जा रहा है। तो एक सा कद, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं ये भी आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द होते हैं। एक, कोई, एक, अब यहाँ देखिए कोई एक, अब यहाँ पर अगर कुछ लोगों का समूह है तो उसमें से अगर आप किसी को एक को बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, कोई एक। तो कोई एक में भी यहाँ पर चूंकि कोई शब्द लग जा रहा है, तो ये किसका बोध करा रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो इस तरह के अगर वाक्यांश में अगर एक शब्द का प्रयोग होता है तो आप इसे अनिश्चित संख्यावाचक समझेंगे। क्लियर। दूसरा देखेंगे, यहाँ पर एक शब्द है दूसरा। अब ये क्या है बच्चों, क्रमवाचक निश्चित संख्या क्रमवाचक विशेषण शब्द है जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्रमवाचक ये जो दूसरा शब्द है इसका प्रयोग हम यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक में देखेंगे प्रयोग के आधार पे। किस तरह से, कि एक ने मारा दूसरे ने उठा लिया। अब यहाँ पे किसी एक निश्चित व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, एक ने मारा दूसरे ने उठा लिया। ठीक है, एक हम यहाँ पे जब बहुत से लोगों में इस तरह से बात की जाती है तो किसी एक विशेष का नाम ना लेकर हम इस तरह से बताते हैं कि एक ने मारा दूसरे ने उठा लिया, एक ने बोला दूसरे ने सुन लिया। ठीक है, तो इस तरह से जब बात की जाती है तो वहाँ पे अनिश्चितता दिखाई जाती है। दूसरा देखिए, एक पढ़ाई में अच्छा है तो दूसरा खेल में। अब यहाँ पे क्या किया जाए, तुलना किया जा रहा है, दोनों में यहाँ पे तुलना किया जा रहा है और यहाँ पे क्रम बताया जा रहा है। इनका क्रम है कि मतलब पहला एक तो पढ़ाई में अच्छा है, दूसरा खेल में, दोनों एक से बढ़ के एक है। ठीक है, लेकिन हम जब वहाँ पे क्रमवाचक में देखते हैं तो क्रमवाचक जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, तो यहाँ पे आप किस तरह से उसका उदाहरण समझते हैं, कि अगर आप समझेंगे कि पहला बुद्धिमान है, इस तरह से आप जब बताते हैं, दूसरा खिलाड़ी है, तीसरा गायक है, चौथा छात्र है। इस तरह से आप इसके क्रम की बात कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे आप इसके क्रम की बात कर रहे हैं, तो ये क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन यहाँ पर एक अनिश्चितता का बोध हो रहा है। ठीक है, तो आप इसे जब अगर इस तरह से ये शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो आप यहाँ पर निश्चित नहीं समझेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण समझेंगे। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के जो चौथे प्रकार है, विशेषण का जो चौथा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण, उसको हम समझते हैं और उसके उपभेद को समझते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं विशेषण के चौथा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण, उसको समझते हैं और उसके उपभेद को समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे विशेषण का जो चौथा प्रकार है परिमाणवाचक
विशेषण। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं कि ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनमें वजन होता है, जिनकी एक मात्रा होती है, ठीक है, जिनकी मापतोल की जाती है किसी इकाई के माध्यम से। तो वो जो इकाई होते हैं जो, ठीक है, जिन शब्दों से उनको बताया जाता है, उनको मापा जाता है, उनको तौला जाता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि संख्यावाचक में हमने पढ़ा था कि निश्चित और अनिश्चित, परिमाणवाचक में भी यही होता है, लेकिन बस दोनों में अंतर यही है कि परिमाणवाचक शब्द ऐसे शब्द होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो कि उन संज्ञा सर्वनामों का बोध करवाते हैं, उन संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बताते हैं जिनकी माप की जाती है, जिनको तौला जाता है, जिनको वजन किया जाता है, जिनको गिना नहीं जा सकता। क्लियर? और संख्यावाचक में ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द आते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द किसे कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के भार का, वजन का निश्चित बोध कराते हैं। ठीक है, हमें समझ में आता है कि वह उनका वजन क्या है, उनकी माप क्या है, उनकी इकाई क्या है। ठीक है, इकाई के माध्यम से निश्चित बोध कराते हैं। क्लियर? और अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी ये संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण का निश्चित बोध नहीं कराते हैं। क्लियर? तो कि उनका वजन कितना है, उनका भार कितना है, ठीक है, वो कितने, जो भी उनका परिमाण होता है वो कितना है, वह निश्चित बोध नहीं होता है, तो इसलिए वह अनिश्चित है। और इसमें यहाँ निश्चित बोध होता है उनके परिमाण का, तो इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक शब्द होते हैं। ठीक है, तो जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के परिमाण का निश्चित बोध कराते हैं, उनके माप तौल का निश्चित बोध कराते हैं, वो निश्चित परिमाणवाचक होते हैं, और जो अनिश्चित बोध कराते हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द होते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण से समझ में आ जाएगा बच्चों। 2 किलो, अब यहाँ पे 2 किलो दूध, 2 किलो दूध, यहाँ पे आपको 2 किलो, यहाँ पे आपको क्या करना है? 2 किलो, आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पे 2 किलो फल, जिसे आप गिन सकते हैं, वो शब्द भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नापा जा रहा है, उस चीज़ को नापा जा रहा है, उसका तौल किया जा रहा है। ठीक है, उसका वजन, उसमें एक भार है, उसमें एक परिमाण है। ऐसे शब्दों में क्या होता है? एक परिमाण है, इसलिए इसमें क्या, इसका क्या किया जा रहा है? एक इकाई के माध्यम से, ये जो किलो है ये एक इकाई है, इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? इसका वजन किया जा रहा है, इकाई है, इसके माध्यम से इसको किलो के, इसका वजन किया जा रहा है। तो इस तरह से ये 2 किलो, तो ये इसका जो वजन है कितना है? 2। तो ये जो अंकों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है बच्चों, ये जो अंकों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है, इसलिए यह निश्चित है। ठीक है, आपको ये समझना है कि जब अंकों को सामने रखते हुए जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का निश्चित बोध कराते हैं, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द होते हैं। और जब यहाँ पर देखिए ऐसे शब्द, जैसे यहाँ पे और उदाहरण देखिए, 10 मीटर। अब यहाँ पे मीटर है कि मीटर, चूँकि 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कुछ भी बोल सकते हैं, 10 मीटर ज़मीन, 10 मीटर कपड़ा, कुछ भी। अब जिसके मीटर से, जो मीटर एक इकाई है, मीटर इकाई के माध्यम से किसी जगह का, किसी कपड़े का, किसी भी वस्तु का आप जब मापन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप उसको माप रहे हैं, उसको, ठीक है, उसको मापा जा रहा है। तो वहाँ पर लेकिन आप सामने क्या रख रहे हैं? एक अंक रख रहे हैं। तो ये जो अंक है यह निर्धारित कर रहा है, इसको निश्चित कर रहा है, निश्चितता बता रहा है इसका कि हाँ ये 10 मीटर है, 10 से 9 नहीं, 11 नहीं, 10 मीटर। ठीक है, अनिश्चित नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए 2 गज, 3 सेर। तो यहाँ पे चूंकि सभी के सामने क्या है? अंक है, तो आपको निश्चित बोध हो जा रहा है कि यह कितने की बात की जा रही है, इनका परिमाण कितना है। यहाँ पर देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक में जो शब्द ऐसे आते हैं, कई, थोड़ा, बहुत, काफ़ी, कई, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? आपको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में कितने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप अनिश्चित हैं। तो यहाँ पे जब संज्ञा सर्वनाम के परिमाण का अनिश्चित बोध हो रहा है, अभी यहाँ पे आप इसको किसी का माप तोल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको किसी एक अंकों के माध्यम से निर्धारण नहीं हो रहा है। यहाँ पर कई, एक, थोड़ा, बहुत, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ये अनिश्चितता का बोध ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप इसका मापन में अनिश्चित है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द होते हैं। ठीक है, और ये जो ऐसे देखिए, पानी है, भोजन है, चावल है, इस तरह से जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? इसको हम मापते हैं, तौलते हैं। तो ऐसे शब्द
परिमाणवाचक में रखे जाते हैं। इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। पानी को गिन नहीं सकते, भोजन को गिन नहीं सकते, चावल को हम गिन नहीं सकते, ठीक है, दूध को हम गिन नहीं सकते। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं, और जिसमें भी आप समझिए कि जिसके भी माप तौल की जाती है, नापा जाता है, वे सारे शब्द किस में आएंगे? परिमाणवाचक में आएंगे। और जिसकी आप गणना कर सकते हैं वे सभी संख्यावाचक में जाएंगे, सीधी सी बात। तो यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आ गया है। विशेषण के प्रकार और उसके उपप्रकार को आप समझ चुके हैं बच्चों। तो अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप समझेंगे, सभी आप समझ चुके हैं। तो बस यही तब मुझे आपको समझाना था बच्चों। अगर मेरा यह वीडियो देखकर आपको बहुत अच्छा लगा, आपके लिए लाभकारी हुआ, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे बांटिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।